हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 में सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो जो है हिंदी पेडागोजी से संबंधित होने वाली है। हिंदी पेडागोजी 2022 6 फरवरी को जो पूछा गया है उन क्वेश्चंस को आज हम लोग लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं। तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या कहलाएगी? प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुतलेख, डंबश्रक, मुख अभिनय, जिगसॉ श्रुतलेख। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या कहलाती है? यानी कि उस किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए वह सूचनाओं संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण का मतलब है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, जैसे कि कोई कह रहा है तो कोई सुन रहा है, तो यह आदान प्रदान क्या कहलाता है? लिखा है। तो प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, ऐसा गलत हो जाएगा। प्रवाह के साथ श्रुतलेख गलत हो जाएगा। डंबश्रक, मुख अभिनय, ये भी गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिगसॉ श्रुतलेख होता है जिसमें दो व्यक्ति या फिर शिक्षार्थी, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, इसके बाद वह सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसे जिगसॉ श्रुतलेख कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम है। यहाँ पे जो निपुण भारत मिशन आया है उसका मुख्य नाम पूछा गया है, ठीक है। तो नेशनल इन्विटेशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इंटरवेंशनल फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे निपुण का फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पर निपुण का फुल फॉर्म हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निपुण का एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपनी सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करता है, ठीक है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को, ठीक है, कोई बच्चा है वह अध्यापक द्वारा दिए गए कोई भाषा कार्य दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करता है, ठीक है। वह किसी की हेल्प से मदद करता है, किसी की हेल्प से उस कार्य को पूरा करता है, किसी सहपाठी से या किसी अन्य व्यक्ति से, वह किसी अन्य व्यक्ति से मदद लेकर वो उस कार्य को पूरा करता है। तो वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है, इन दोनों के बीच की संभावित अंतराल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दे रखा है भाषा अर्जन उपकरण, आरंभिक साक्षरता, सादृशीकरण, निकट विकास का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह हो जाएगा निकट विकास का क्षेत्र, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं समझ के बता रही हूँ आपको कि एक शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य, मान लीजिए उनका एक विद्यार्थी है, उनका शिक्षक एक कार्य दिया उनको, ठीक है, तो अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करता है। मान लीजिए कोई का वर्क दिया, टीचर ने कोई वर्क दिया है ना, ये वर्क दे दिया टीचर ने,
ठीक है। तो वह किसी अपने सहपाठी की सहायता से इस रेंज तक, इस स्तर तक वह उस कार्य को कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको सहायता नहीं दिया जाता है ना, तो अगर उसको सहायता नहीं दिया जाता है तो वह सिर्फ इस रेंज तक ही उस कार्य को कर पाता है, मतलब उस कार्य को पूरा करने में थोड़ी सी कमी महसूस करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है और वह इस कार्य को बिना मदद की किस सीमा तक कर सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बिना मदद से वह इस सीमा तक कर सकती है और अपने सहपाठी के हेल्प से वह इस सीमा तक कार्य कर सकती है, ठीक है ना। तो पूछा है कि इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो है वह क्या कहलाता है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इसे निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का यह अर्थ है कि उन्होंने बताया है कि कोई व्यक्ति अदर नॉलेजेबल व्यक्ति से अगर हेल्प से वह अपने सीखी गई चीज़ों को वह अपनी सीमा से ऊपर की सीमा तक वह कार्य कर सकता है, तो उसे उस क्षेत्र को निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। और जो सहायता दे रहा है अदर व्यक्ति, ठीक है ना, वह उससे बड़ा या अधिक जानकार हो सकता है। तो जो उसकी हेल्प कर रहा है उस हेल्प को इसके फोल्डिंग कहा जाता है, पाड़ कहा जाता है। और उस क्षेत्र को जिस रेंज तक वह बिना हेल्प के नहीं पहुंच सकता लेकिन हेल्प के द्वारा वह उस रेंज को प्राप्त कर लेता है, उस क्षेत्र को निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा कि निकट विकास का क्षेत्र होगा। चलिए नेक्स्ट है मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। विद्यार्थियों को हस्तमुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्दों के सीखने के लिए कहना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि पूछा है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है, ठीक है। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इसको कह सकते हैं। जैसे कि दीवार पर हम लोग क्या करते हैं कि पेंटिंग कर देते हैं, उनमें प्रिंट बना देते हैं जिससे बच्चे उन्हें देख देख के आसानी से सीखते हैं, बाला जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो कक्षा में पूछा है कि कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करेंगे तो वहाँ पर प्रिंट रिच इन्वायरमेंट विकसित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है। बबलाना, 2 शब्दीय वाक्य, 1 शब्दीय वाक्य, संक्षिप्त वाक्य। बबलाना 1 शब्दीय वाक्य, 2 शब्दीय वाक्य, चरण संक्षिप्त वाक्य। 1 शब्दीय वाक्य बबलाना, 2 शब्दीय वाक्य, चरण संक्षिप्त। 1 शब्दीय वाक्य, चरण संक्षिप्त, 2 शब्दीय वाक्य, ठीक है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन वैसे भी कट हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले वह शब्द नहीं बोलता बट वह बबलाता है, ठीक है, तो उसे गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले बच्चा बबलाना शुरू करता है, इसके बाद 1 वर्ड बोलने शुरू करता है। तो यहाँ पर 1 शब्दीय वाक्य पहले दे दिया है, इसलिए सी और डी ऑप्शन हमारे पहले से ही कट हो जाएंगे। अब देखते हैं ए और बी में बबलाना पहले पहले है तो देखते हैं कौन सा इसको सही करता है। बबलाना 1 शब्दीय वाक्य, 2 शब्दीय वाक्य, चरण संक्षिप्त वाक्य, चरण, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था।
बबलाना दो शब्दी वाक्य, एक शब्दी वाक्य, चरण संक्षिप्त वाक्य चरण। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। यही बढ़िया सीरीज है उसका, बच्चे के भाषा का, ठीक है, भाषा अर्जन का, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बबलाना एक शब्दी वाक्य, फिर दो शब्दी वाक्य, फिर संक्षिप्त वाक्य चरण बनाने शुरू करता है। चलिए नेक्स्ट है, यह विचार कि मनुष्य सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं जिसके द्वारा प्रतिपादित है। यहाँ पे लेव बाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नियम दिया था। जीन पियाजे ये भी नहीं होंगे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जेरोम ब्रूनर ये भी नहीं होंगे। नोम चॉम्स्की यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जहाँ पर बात आए भाषा अर्जनन उपकरण, लैंग्वेज एक्वाइजेशन टूल्स के बारे में, तो वहाँ पे नोम चॉम्स्की सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नोम चॉम्स्की के भाषा अर्जन उपकरण के सिद्धांत में यह बताया गया है कि बच्चे भाषा ले के ही पैदा होते हैं, भाषा से ही विकसित होते हैं, ठीक है। चलिए, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, रूब्रिक किसका आकलन करेगा। यहाँ पे लिखा है कि नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, रूब्रिक किसका आकलन करेगा। उच्चारण का, प्रवाह का, व्याकरण का, शब्द भंडार का। तो यहाँ पर नए शब्द समझती है, उनका प्रयोग करती है, तो यहाँ पर ये मतलब है कि नए शब्द को वो समझ लेती है, ठीक है, उनका प्रयोग करती है, उनका उपयोग भी कर पा रही है, तो यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा। तो उच्चारण का नहीं, उच्चारण का सिर्फ एक शब्द का उच्चारण करना ये हो जाएगा। प्रवाह का सिर्फ फ्लो में पढ़ना प्रवाह कहलाएगा। व्याकरण भी नहीं, यहाँ पे कोई व्याकरण यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शब्द भंडार, यानी कि वह समझ पा रही है शब्दों को, नए शब्दों को, और उनका यूज भी कहाँ क्या करना है वो भी कर पा रही है, यानी कि उसका शब्द भंडार सीख रही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। तो पढ़े गए पाठ के शब्दों में अर्थ बताओ। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उनके बारे में बताओ। आपने आपके 4 वाक्यों में परिचय दो। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में परिचय दो। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल यानी कि वह पठन कौशल से संबंधित है, हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। तो आप जिन परिधान को बहुत अधिक पहनती हैं, पसंद करती हैं, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर वो बताएगी, तो वहाँ पर बात करके बताएगी, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पूछा है क्या, नहीं यूजफुल है, ठीक है ना। तो अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो। यहाँ पर भी वो बोल के बताएगी, बोल के ही बताएगी, तो यहाँ पे वाचन कौशल का आकलन हो जाएगा। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। यहाँ पर भी वो बता के कुछ करेगी, तो यहाँ पर भी उसका वाचन कौशल का आकलन हो जाएगा। लेकिन पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, और इसका अर्थ क्या होगा, जब उसको पता होगा वही बताएगी, यानी कि इससे उसके वाचन कौशल का आकलन नहीं होगा, उसके ज्ञान का आकलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और पूछा है कि क्या नहीं उपयोग ही है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। डिस्प्रेक्सिया, डिसरथिया, डिस्फ्रेजिया, डिसकैकुलिया। तो यहाँ पे पूछा है कि वह कौन सा भाषा लैंग्वेज एक्वाइजेशन है, ठीक है, भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, ठीक है। यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। डिस्प्रेक्सिया से होता है तनाव से संबंधित, सॉरी फ्रेंड्स, डिस्प्रेक्सिया का मतलब है कोई अनुमानसिक विकार, ठीक है। डिसरथिया ये भी नहीं होगा। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है, गणित पढ़ने में कठिनाई होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया को वह क्रम में मतलब अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करती है। यहाँ पर बोलने और समझने, लैंग्वेज को वो बोल नहीं पा रहा है,
गड़बड़ाहट से बोल रहा है और उसको समझ भी नहीं पा रहा है ठीक ढंग से, तो यहाँ पर बोल नहीं पा रहा है, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं फ्रेंड, डिस्फेजिया हो जाएगा। डिस्फेजिया का मतलब है कि वह बोलने में, लैंग्वेज को बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है, उसे समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है, डिस्फेजिया। ठीक है, मान लीजिए मुंह में आपके कुछ फंस रहा है तो आप बोल नहीं पाएंगे ठीक से, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।